Hello, welcome to the social science class. The chapter is Rise of Nationalism in Europe, and the subtopic is Visualizing the Nation. Now we all visualize the nation as motherland. By artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. जैसे इंडिया में ये पर्सनिफाई इंडिया भारत माता, तो ऐसे ही 18th and 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वेर ए पर्सन. Nations were then portrayed as female figures, mainly female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation to a concrete form. This is the female figure became an allegory of the nation. तो एलिगोरी मीन्स फीमेल फिगर जो कहा गया. एलिगोरी मैनी अदर, जैसे आपको सिम्बोलिक वे में, टू रिप्रेजेंट सिम्बोलिक वे में, एज इट इज हियर गिवन. द व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सन थ्रू में करेंगे या नेशन एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको हम पर्सनिफाई कर रहे हैं एक लेडी फिगर में. आपको जस्टिस, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है विथ तराजू, दैट इज जस्टिस के लिए रिप्रेजेंट होता है. ब्रोकन चेन, मतलब चेन टूट गया, मतलब इंडिपेंडेंस. तो ऐसे ही ये दीज आर कॉल्ड एलिगोरीज. यहाँ पे हम दो एलिगोरीज में बारे में पढ़ेंगे, एलिगोरीज ऑफ फ्रांस एंड एलिगोरीज ऑफ जर्मनी. तो similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marion, popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic: the red cape, tricolor, the cockade. Statues of Marion were erected in public squares to remind the public of the national symbols of unity and to persuade them to identify with it. तो फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांसिस मैरियन. सिमिलरली एक फीमेल एलिगोरी है जर्मन का, दैट इज जर्मनिया बिकेम द फीमेल एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वेयर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. सो हियर what do you mean by allegories and what are the allegories of German and France? 3 marks you may get. और short questions, oak leaves का represent क्या करता है, या what are the allegory of France, what is the allegory of German करके आप small questions भी छोटे छोटे 1 mark में you can get. This is all about your allegories. Here you can see the picture here, oak leaves, yeah, it is, and wearing a sword, मतलब ready to fight the war. दिस इज ऑल हियर. यहाँ पे सिम्बल्स दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म, सोर्ड रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैन बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स. उसको बैन कर दिया था, लेकिन उसमें लिबरल इतना है, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, रेज ऑफ द राइजिंग सन बिगिनिंग ए न्यू एरा. ये गया. ये क्वेश्चंस, ये पिक्चर आपको देखना है, द फॉलन जर्मनिया क्वेश्चन ये आता है, ये प्रोटेक्ट कर रहे राइन को तलवार लेके. जर्मनिया गार्डिंग द राइन वैली ऑफ जर्मनी, जो कि आपको फुल ऑफ minerals. Now next measure है nationalism and imperialism. Nationalism तो you know what is nationalism, rising of nation states, या एक nation states जो बन रहे हैं अभी. Imperialism means an imperialist country, मतलब जो the country which want to subjugate या have control over other country. तो नॉर्मली सारे यूरोपियन कंट्रीज
by that time they were imperialist countries. The rise of imperialism and colonialism. As India was a colony of Britain, तो इंडिया था कॉलोनी, इम्पेरियलिस्ट कंट्री था ब्रिटेन. तो ये इम्पेरियलिज्म के साथ रिलेटेड है ये जो बॉल्कन वाला हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी. और बॉल्कन वाज द इट वाज अंडर सम इम्पेरियलिस्ट कंट्री. तो ये इम्पेरियलिज्म का होड़ कैसे आपको यहाँ पे एक इंटेंस टेंशन क्रिएट किया, दैट विल स्टडी हियर. तो सबसे पहले है हमें देखेंगे, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये मुश्किल है. बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends. एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आ गया. तो आपको ये बॉल्कन वाला ही एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे बॉल्कन नाम कहीं नहीं है, बट नेशनलिज्म इज देयर. ये जो मेन है इट आस्क दैट आपको यही वाला जो बॉल्कन इशू दैट यू नीड टू एक्सप्लेन हियर. सबसे पहले बॉल्कन एरियाज. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन in Europe after 1871 was the area called Balkan. Now the Balkan was a region of कौन सा region? Geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Atlas you can find out, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro. और इनकी जो इनहेबिटेंट्स थे नॉर्मली स्लैब्स, डिफरेंट कैटेगरी का स्लैब्स थे. अंदर पॉइंट है ये लार्ज पार्ट ऑफ बॉल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था ये बॉल्कन एरिया. द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म ये है ऑफ द बॉल्कन्स. एज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़े हैं. They wanted to revive the pride of the past, इमोशन क्रिएट किए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का. तो ये आइडियाज रोमांटिक नेशनलिज्म टुगेदर विथ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. तो इम्पोर्टेंट है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. बाय दिस टाइम ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग. जैसे मुगल पीरियड स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग आफ्टर औरंगजेब. तो वीक रूलर होंगे तो होगा ही. यहाँ पे रूलर थे मुस्तफ़ा केमाल का पासा जो रिफॉर्म करके थोड़ा ट्राइड टू कंसोलिडेट, लेकिन इट वाज ए फेलियर, नहीं हो पाया. समहाउ बाय दिस टाइम ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग. दैट इज 20th century बिगनिंग या 19th century का लास्ट पार्ट में. ये जो दिया है सोर्स 1871 मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century या स्टार्टिंग ऑफ 20th century. ये हुआ ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ. ये तो बताइए मॉडर्नाइजेशंस किए थे, कुछ रिफॉर्म किए थे, बट इट वाज ए फेलियर दैट आई हैड एक्सप्लेन. द बॉल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. तो ये पहले इंडिपेंडेंट थे वो दिखा रहे बताएं, और बाद में ये उनके ऊपर एम्पायर स्प्रेड किया है, मतलब दैट बिकेम तुर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आए. तो जब ये एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड शुरू हुआ, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट होंगे. लेकिन ये जो बॉल्कन स्टेट्स हैं दे विल ट्राई टू एक्सपांड देयर सब्जुगेट, दे वांट टू एक्सपांड देयर पावर ओवर द अदर बॉल्कन स्टेट. तो एक बॉल्कन स्टेट्स उनमें अमंग देमसेल्व्स देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स. इसको कहा गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बॉल्कन एरिया में. हियर इट इज. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others.
तो एक दूसरे के ऊपर सत्ता जमाने के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली उनके आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जलासी होगा, जो इस एरिया को पूरा टेंशन में रखा, तो इंटेंस. बिसाइड्स दैट matters were further complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry. ये दो चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे. One is internal conflicts and second one is big power rivalry. ये big power rivalry क्या है? In Europe there were 6 major big powers were there. Britain, France, German, Italy, Austria-Hungary, Russia. अब ये सारे कंट्रीज की कॉलोनी तो बन गया था. एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ऑल ओवर दे हैड स्प्रेड देयर एम्पायर. अब इनको अगर ज़्यादा पावर बढ़ाना होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी के साथ लड़ाई करके ही होगा. सो दे वर एप्रीहेंडिंग वार. तो वार का एप्रीहेंड तो कर ही रहे थे वो. इस मैटर्स में वो एक दूसरे का सपोर्ट पाने के लिए दे हैड मेड द अलायंस. तो इन वन साइड अलायंस में थे. अलायंस मतलब जो गुट या यू कैन से फ्रेंडशिप का जो एक गुट बनाते हैं. वन साइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. अदर साइड में थे जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली. ऑफ कोर्स इटाली ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन एंड उसके साथ, लेकिन हो नहीं पाया. तो अल्टीमेटली किसी ना किसी कहीं ना कहीं रहना है करके वो जर्मन के साथ रहा था. जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली. दैट वाज नोन एज ट्रिपल अलायंस एंड दैट वाज नोन एज ट्रिपल एंटेट. फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का. कभी लड़ाई होगा तो दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर. अब ये जो बल्कन स्टेट्स का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया. अब ये बिग पावर जो थे डेफिनेटली दे वुड ऑल्सो वांट टू एक्सटेंड देयर एम्पायर, एक्सपांड देयर पावर ओवर दिस एरिया. वो चाहेंगे इस एरिया में अपना पावर को एक्सपांड करें. मौका उनको मिल गया या मिल जाएगा, दैट विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. यही एडवांटेज को कहा गया बिग पावर राइवलरी. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग द बल्कन स्टेट्स दो एंड अनदर बिग पावर्स, राइवलरीज एमंग द बिग पावर्स. ये दो चीज़ें मिल के ये बल्कन एरिया को पूरा ग्रेट टेंशन क्रिएट कर दिया. एंड देयर विल बी वार्स हो जाएंगे फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी. मतलब 1912 के आसपास बल्कन वार्स, सीरीज ऑफ वार्स होंगे, छोटे मोटे वार. एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो here it is. During this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval military might. और इनमें से दिया गया है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी. each power was keen on countering each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans, extending its own control over the area. This led to a series of wars and finally the First World War. Here let me tell you about the First World War. इस बैकग्राउंड में जाएंगे. ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, बाय द टाइम सर्बिया विल स्टार्ट ए मूवमेंट ऑफ पान स्लाव मूवमेंट, सर्ब स्लाव आंदोलन. तो जितने स्लाव लोगों के लेकर होंगे वो अपना एरिया बनाएगा. तो ये बियॉन्ड सर्बिया भी है, ऑस्ट्रिया हंगरी में कुछ स्लाव्स थे, तो उनको लेके वो सर्बिया राष्ट्र बनाएगा. एंड सर्बिया वॉज सपोर्टेड बाय रशिया. जो सर्बिया वॉज सपोर्टेड बाय रशिया और इनमें तो है, वो दोनों अलग अलग अलायंस में हैं. इट क्रिएटेड ए टेंशन एमंग द ऑस्ट्रियन हंगरी. ये जेलासी ऑस्ट्रिया हंगरी का होगा. और ऑस्ट्रिया हंगरी में जो सर्व हैं उनको देना पड़ेगा वो एरिया सर्बिया को, इसलिए डेफिनेटली ऑस्ट्रिया हंगरी तो नहीं चाहेगा. तो वो एक टेंशन क्रिएट होता गया. बाय दैट टाइम तुम्हारा इट वॉज सराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी, सराजेवो में क्या नाम है उनके, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्कटिक फ्रांसिस फर्डिनांड का ही विल बी किल्ड. और इसी किलिंग में
ऑस्ट्रिया हंगेरी विल एक्यूज सर्बिया, क्योंकि सर्बिया के साथ तो टेंशन चल रहा है एज इट इज़, तो इसी मौका में वो सर्बिया को एक्यूज किया। किसने? ऑस्ट्रिया हंगेरी ने। एंड गेव एन अल्टीमेटम, 28 जून में वो एक अल्टीमेटम दिया कि सर्बिया वो अल्टीमेटम को मान जाए, लेकिन सर्बिया वॉज बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया, तो वो नहीं मानेगा। 1 मंथ अल्टीमेटम दिया था, तो 28 जून के बाद 28 जुलाई तक वेट किए। द नेक्स्ट ये डिक्लेयर कर दिया, व्हेन अल्टीमेटम वाज नॉट बीइंग फॉलोड बाय सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट, हियर इट इज, वॉर अगेंस्ट Serbia. Here you can see this is Balkan, green color पूरा Ottoman Empire, ये तुर्की, this is तुर्की Ottoman Empire, ये Balkan area, now ये पूरा एरिया ग्रीन कलर जो है पूरा Ottoman Empire में आएगा, ये Balkan एरिया, this area is Balkan एरिया। तो ये सर्बिया जा रहा है, तो साराजेवो इस हंगेरी, ये साराजेवो ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये हंगेरी वाज नॉट सेपरेटेड बाय दैट टाइम। तो यहाँ पे साराजेवो में इसके आसपास कत्ल होगा किसका? आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। तो सर्बिया को अल्टीमेटम देगा, सर्बिया वो अल्टीमेटम नहीं सुनेगा, बिकॉज रशिया, ही वाज बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया। तो 1 मंथ के बाद 28 जुलाई ऑस्ट्रियन एम्पायर या ऑस्ट्रिया हंगेरी विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट सर्बिया। जैसे सर्बिया को डिक्लेयर कर देंगे तो ऐसे ही रशिया विल सपोर्ट सर्बिया, ये रशिया विल सपोर्ट सर्बिया। ये जैसे रशिया सपोर्ट करेगा सर्बिया को, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ये क्या ना, ऑस्ट्रिया हंगेरी, रशिया सपोर्ट करेगा तो ऑस्ट्रिया हंगेरी का फ्रेंड कौन था? ये जर्मनी। तब तक यहाँ पे जर्मनी है नहीं, बाय द टाइम हम बातें कर रहे हैं 20th सेंचुरी में ये जर्मन बन चुका था। यहाँ पे जर्मन सपोर्टेड ऑस्ट्रिया हंगेरी, जर्मन जो ऑस्ट्रिया हंगेरी को सपोर्ट करने लगा, नाउ ये फ्रांस एंड बाय सितंबर फर्स्ट में जर्मन, इंग्लैंड ये सपोर्ट करेंगे रशिया को, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया ना। ये इटाली जो है ये न्यूट्रल रहेगा बाय द टाइम। इटाली था किसके साइड में? जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगेरी के साथ, बट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटाली न्यूट्रल रहेगा, बट आफ्टरवर्ड्स इटाली विल जॉइन इन द एलाइड पावर्स इन 1915, धोखा दे देगा जर्मन को। एंड दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको उतना तो नहीं लिखना है, जस्ट जितना बुक में कॉन्फ्लिक्ट्स तक है, हाउ नेशनलिज्म या हाउ इम्पेरियलिज्म लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, या इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इन बॉल्कन्स, डिस्क्राइब द इंटेंस बॉल्कन टेंशन, ये करके क्वेश्चन आता है। इट मे बी ऑफ 5 मार्क्स। Okay, now